तो डियर स्टूडेंट्स, आइए स्टार्ट करते हैं साउंड वेव और वेव ऑप्टिक्स का पार्ट 2। प्यारे बच्चों, बहुत पेशेंस के साथ आप लेक्चर देख रहे हैं, है ना। ये आपके कहीं ना कहीं काम आएगा। जितनी प्रॉब्लम्स मैं आपको दे रहा हूँ, प्लीज़ उन प्रॉब्लम्स का हाथ से सॉल्यूशन जरूर बनाएं, क्योंकि वही प्रॉब्लम प्रीवियस ईयर में पूछी जाती हैं। उसी से आपका बेस्ट पॉसिबल रिविज़न होने वाला है। और मैं बार बार आपको बता दूँ, ये जो क्रैश कोर्स आपका है, ये केवल स्पेसिफिकली प्यारे बच्चों जेई मेन्स का है। इसलिए जेई एडवांस में हमें अभी नहीं उलझना है, समझ में आ रहा है ना। उसको फिर डिफरेंट तरीके से प्यारे बच्चों हम लोग अप्रोच करने वाले हैं, क्योंकि जेई मेंस में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है सिलेबस का कवरेज। इज दैट क्लियर? तो सोचो, जितना समय हमें मिल रहा है उसमें हम काफ़ी हद तक सिलेबस का को कवर कर रहे हैं और इंपॉर्टेंट टॉपिक प्यारे बच्चों बिल्कुल नहीं छोड़ रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो क्रैश कोर्स है, ये कहीं ना कहीं प्यारे बच्चों आपका गैस वर्क भी करेगा। इसलिए मैं आपसे बस यही कहना चाहता हूँ, प्लीज़ जेई एडवांस से इस कोर्स को कंपेयर ना करें, है ना। टीचर का जो टैलेंट है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग के हिसाब से उस तरह से ना सोचें, क्योंकि वैसे तो प्रॉब्लम्स आपको बहुत डिफरेंट तरीके के हम करा सकते हैं, लेकिन अभी अपना टाइम उधर जाने का नहीं है। अभी अपने को केवल और केवल प्यारे बच्चों कंसंट्रेट करना है जेई मेंस के लिए, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है सिलेबस की कवरेज। चलिए, तो सलाम है आपके जज्बे को, आपकी मेहनत को, आपके डेडिकेशन को। जो बच्चे कंटिन्यूसली फॉलो कर रहे हैं, जो नहीं कर रहे हैं, जो थोड़ी बहुत हिम्मत हार रहे हैं, जो पीछे उलझ गए हैं, प्लीज़ फटाफट से अपने बैकलॉग को पूरे प्यारे बच्चों कवर करते हुए इस कोर्स के पेस को मेंटेन करो, क्योंकि सिस्टम के साथ चलना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऐसा नहीं है कि आप पता लगा आप चीज़ों को ज़्यादा समझने के चक्कर में पीछे ना उलझ जाएं, तो पीछे नहीं उलझना है अपने को। उसी स्पीड के साथ प्यारे बच्चों आगे बढ़ते रहना है, क्योंकि ये फ्लो है। अगर आप इस फ्लो में चीज़ों को कर जाएंगे तो विश्वास कीजिए बहुत तेज़ी के साथ आप सीखेंगे। तो प्यारे बच्चों, चलिए बढ़ते हैं आगे और इस टॉपिक को प्यारे बच्चों करते हैं कंटिन्यू। और आज हम लोग क्वेश्चंस करेंगे सबसे पहले इंटरफेरेंस के ऊपर, ठीक है। चलिए करते हैं शुरुआत। चलिए प्यारे बच्चों, करते हैं आज का पहला सवाल। द टू कोहेरेंट मोनोक्रोमेटिक, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, अक्सर हर कंपटीशन में प्यारे बच्चों पूछा जाता है। फार्मूला याद ही नहीं होता, तो प्लीज़ इसलिए फार्मूले को याद रखें। द टू कोहेरेंट मोनोक्रोमेटिक लाइट बीम्स ऑफ इंटेंसिटी I and 4I आर सुपरपोज्ड, ओके। द मैक्सिमम एंड द मिनिमम पॉसिबल इंटेंसिटीज इन द रिजल्टेंट बीम क्या करना है प्यारे बच्चों, आपको कैलकुलेट करना है। तो ध्यान रखें भाई, सबसे पहला काम क्या है, इसके लिए मैं आपको बता दूं प्यारे बच्चों, दो सोर्स कोहेरेंट होने चाहिए। इसके लिए प्यारे बच्चों आप ध्यान रखें, ये दो सोर्सेज हैं आपके। एक सोर्स है प्यारे बच्चों S1 और एक सोर्स क्या है S2। ये इस S से ही ओरिजिनेटेड होने चाहिए। क्लियर है प्यारे बच्चों? ये आपका पूरा का पूरा जो सेटअप है, एक YDSC सेटअप कहलाता है। क्या कहलाता है? YDSC, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट प्यारे बच्चों। और यहाँ से यहाँ पर ये पहुँचती है एक दो वेव, और इन दोनों वेव के प्यारे बच्चों सुपरपोजिशन से यहाँ पर आपको मैक्सिमा और हाँ जी मिनिमा मिलते हैं। क्लियर है प्यारे बच्चों? इस तरह की एक छोटी सी कहानी है। आप ध्यान रखें प्यारे बच्चों, इस छोटी सी कहानी में जो मैक्सिमम इंटेंसिटी होती है, अगर यहाँ से I1 आए और यहाँ से क्या जाए प्यारे बच्चों I2 जाए, तो जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी होती है किसी भी पॉइंट पर, उसका जो फॉर्मूला होता है, यस, दैट I net is what? This is I1 plus I2 plus 2 root I1 I2 cos डेल्टा फाई, जहाँ डेल्टा फाई क्या कहलाता है प्यारे बच्चों, डेल्टा फाई जहाँ पर कहलाता है फेज डिफरेंस। क्लियर है? और इन टर्म्स ऑफ एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड के टर्म में ये होता है प्यारे बच्चों अंडर द रूट ऑफ यस A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस डेल्टा फाई। क्लियर है? यहाँ पर आपको मैक्सिमा और मिनिमा मिलते हैं। मैक्सिमा की जो शर्त होती है भाई, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, याद होना चाहिए। मैक्सिमा की जो शर्त होती है प्यारे बच्चों, उस शर्त में जो डेल्टा फाई होता है वो 2n पाई होता है। क्या होता है? 2n पाई। ये जो पार्ट डिफरेंस होता है डेल्टा एक्स प्यारे बच्चों, ये होता है n लैम्डा। क्लियर है? तो ये 2n पाई, 2n पाई का मतलब 0, 2 पाई, हाँ जी, 4 पाई, 6 पाई एंड सो ऑन। और n लैम्डा में होता है प्यारे बच्चों 0 लैम्डा, 2 lambda, 3 lambda and so on. These are the condition for the maxima, और I can say it is constructive interference. Clear है? जब बात करते हैं मिनिमा की, तो मिनिमा में डेल्टा फाई इज इक्वल्स टू यस 2n प्लस 1 पाई हो जाता है प्यारे बच्चों, या जो डेल्टा x यानी कि जिसे आप पार्ट डिफरेंस कहते हैं, ये होता है 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2। क्लियर है प्यारे बच्चों? हाँ जी, यानी कि सर पाई पर 3 पाई पर
5 पाई पर 7 पाई एंड सो ऑन, यानी कि जितने भी और नंबर्स है उस पर आपको मिनिमा मिलता है। जबकि प्यारे बच्चों λ/2, 3 λ/2, 5 λ/2 एंड सो ऑन, इन सब पे आपको मिनिमा ही मिलता है। लेकिन ये मिनिमा पार्ट डिफरेंस की टर्म में है और ये किसकी टर्म में है प्यारे बच्चों, ये फेज डिफरेंस की टर्म में है। हालांकि मैं भी इस पर और डिटेल चर्चा करूंगा तो धीरे धीरे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। फिलहाल याद रखें। अच्छा वैसे भी समझें, अगर ΔΦ 2n पाई है तो प्यारे बच्चों यहाँ पे जो cos ΔΦ है ये +1 हो जाएगा, ये +1 हो जाएगा। तो जो मैक्सिमम इंटेंसिटी है वो कितनी आ जाएगी सर, यहाँ पर जो मेरे पास मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी, दैट मैक्सिमम इंटेंसिटी सिंपली यस दैट I max इज इक्वल्स टू √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर। क्लियर है प्यारे बच्चों, ये होता है ΔΦ इज इक्वल्स टू 2n पाई या ΔX इज इक्वल्स टू n लैम्डा पर। और इसी को आप क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। फिर अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है तो उसमें जो प्यारे बच्चों I मिनिमम होता है, दैट I मिनिमम इज व्हाट सर, √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर प्यारे बच्चों। और इस केस में जो ΔΦ होता है वो 2n + 1 इंटू पाई होता है, या जो पार्ट डिफरेंस होता है ये होता है 2n + 1 λ/2। इज दैट क्लियर? तो बस सवाल ख़त्म है। I1 I दिया है, I2 बेटे 4I दिया है, तो जो I मैक्स होगा जब आप यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे तो 9I आ जाएगा, और जो I मिनिमम होगा प्यारे बच्चों वो I आ जाएगा। तो इस तरह से आप I मैक्स और I मिन क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। साथ ही साथ प्यारे बच्चों अगर आपसे बोले कि I मैक्स अपॉन I मिन का रेशो बताओ, तो जो I मैक्स और I मिन का रेशो होगा प्यारे बच्चों दैट इज़ 9I/I छम छम, यानी कि इट कम्स आउट टू बी 9। तो आशा करता हूँ ये बात सब बच्चों को समझ में आ रही होगी। क्लियर है? यहीं पे प्यारे बच्चों एक फार्मूला एम्पलीट्यूड के भी लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि इसी वाले एक्सप्रेशन को हम एम्पलीट्यूड के भी टर्म में लिख सकते हैं। जो A मैक्स होता है प्यारे बच्चों ये होता है A1 + A2, और जो A मिन होता है दैट A मिन इज़ यस A1 माइनस A2। तो कभी कभी यहाँ से आपसे पूछ लेता है यार मैक्सिमम और मिनिमम एम्पलीट्यूड का भी रेशो बताओ, तो A मैक्स और जब A मिनिमम की बात करें तो A1 + A2 अपॉन A1 माइनस A2 से भी क्या कर सकते हैं प्यारे बच्चों, इसके मैक्सिमम और मिनिमम एम्पलीट्यूड के रेशो कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है? आइए बढ़ते हैं आगे, और मैं ऐसे ही आपको सारी की सारी थ्योरी बताता चला जाऊंगा, लेकिन वादा करें कि आप इसको याद रखेंगे, है ना। इसको प्यारे बच्चों याद रखना है। 2n पाई पर मैक्सिमा, n लैम्डा पर मैक्सिमा, 2n + 1 पाई पर मिनिमा, और ΔX = 2n + 1 λ/2 पर मिनिमा। ये पार्ट डिफरेंस कहलाता है और ये क्या कहलाता है, फेज डिफरेंस कहलाता है। आइए बढ़ते हैं आगे और करते हैं अगला सवाल। हाँ प्यारे बच्चों, जे मेंस का बहुत प्यारा सवाल है, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछा गया है। 2012 का सवाल है, आइए ध्यान से समझते हैं, मजा आएगा। इन YDSC वन ऑफ द स्लिट इज वाइडर देन द अदर सो दैट द एम्पलीट्यूड ऑफ द लाइट फ्रॉम वन स्लिट इज डबल of that from other slit. Okay, if IM be the maximum intensity then the resultant intensity I, okay, when vary interference at phase difference phi is given by, okay बेटा। बेसिकली है तो YDSC, और YDSC में आपके पास दो सोर्स हैं, है ना भाई, एक S1 होता है, एक S2 होता है प्यारे बच्चों। यहाँ से ये दो पार्ट में ब्रेक होता है ये सोर्स, ओके, और सामने आपको क्या दिखाई दे रही है प्यारे बच्चों, स्क्रीन दिखाई दे रही है। अब ज़रा सोचो अगर दोनों की विड्थ सेम होती तो यहाँ से जो I0 होता प्यारे बच्चों ये I1 होता, ये I2 होता, तो I1 I2 के बराबर हो जाता। लेकिन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यहाँ पे जो एक स्लिट है वो थोड़ी सी क्या है, दूसरे से वाइडर है, ओके। तो इसका मतलब एक की जो इंटेंसिटी अगर I1 है और एक की I2 है तो इन दोनों की इंटेंसिटी में प्यारे बच्चों कुछ ना कुछ क्या आ रहा है, वेरिएशन आ रहा होगा। प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को देखें। इन YDSC एक्सपेरिमेंट वन ऑफ द स्लिट इज वाइडर देन द अदर, ओके। दोनों स्लिट्स जो हैं प्यारे बच्चों अब सेम विड्थ की नहीं है। अक्सर क्या होता है जब हम लोग YDSC की बात करते हैं तो जो दोनों स्लिट्स होते हैं वो लगभग सेम विड्थ की होती हैं। यहाँ पर दोनों स्लिट्स की विड्थ क्या है प्यारे बच्चों, डिफरेंट है, ओके। अब ध्यान देने वाली बात क्या है, सो दैट द एम्पलीट्यूड ऑफ द लाइट फ्रॉम वन स्लिट इज डबल ऑफ दैट फ्रॉम द अदर स्लिट। तो आपको क्वेश्चन में गिवन है कि भाई किसी एक का एम्पलीट्यूड किसी दूसरे का डबल है। तो एक काम करते हैं बेटे, अगर इस वाली वेव का एम्पलीट्यूड A2 हो और इस वाली वेव का एम्पलीट्यूड प्यारे बच्चों A1 हो, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दैट A1 इज इक्वल्स टू, हाँ बेटे, ट्वाइस ऑफ A2।
क्या मेरी बात प्यारे बच्चों समझ में आ रही है? ओके। फिर आपसे कह रहा है आई एम डिनोट्स द मैक्सिमम इंटेंसिटी, यानी कि इनकी जो भी इंटेंसिटी का जो मैक्सिमा है प्यारे बच्चों, उसको हम किससे डिनोट कर रहे हैं? उसको आई एम से डिनोट कर रहे हैं। तो किसी जनरल फेस डिफरेंस डेल्टा फाई इज इक्वल्स टू फाई पर आपको क्या बताना है प्यारे बच्चों? इंटेंसिटी के एक्सप्रेशन को बताना है। क्लियर है कि किसी पॉइंट P पर इंटेंसिटी क्या होगी इन टर्म्स ऑफ द डेल्टा फाई इज इक्वल्स टू फाई। क्लियर है सर? सॉल्यूशन बता दो, एकदम समझ में आ जाएगा। ऐसा है क्या? कोई बात नहीं, क्वेश्चन तो क्लियर हुआ, थोड़ा सा पढ़ तो लिया ना, देख तो लिया ना एक बार। अभी देखो 2 मिनट में अच्छे समझा देता हूँ। चलें प्यारे बच्चों शुरू करते हैं फटाफट से। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या दैट A1 इज इक्वल्स टू 2A2, साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो क्या मैं जानता हूँ जब प्यारे बच्चों A1 इज इक्वल्स टू 2A2 है तो जो इंटेंसिटी है क्या दैट I इज प्रोपोर्शनल टू यस A का स्क्वायर। तो सर इसका मतलब ये हुआ कि दैट I1 इज इक्वल्स टू 4I2, लेट I2 इज इक्वल्स टू I0, ये मैंने मान लिया। तो क्या मेरे पास I1 कितना आ गया सर? 4I0, और बेटे I2 कितना आ गया? I0। व्हाट इज Imax सर? दैट Imax इज इक्वल्स टू यस अंडर द रूट ऑफ I1 प्लस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर। क्लियर है प्यारे बच्चों? तो यहाँ से जब इसकी वैल्यू पुट करेंगे यहाँ से तो इट कम्स आउट टू बी 9I0। लो भाई साहब, यानी कि जो आपका IM है दिस IM कम्स आउट टू बी 9I0। क्या प्यारे बच्चों बात क्लियर है? यहाँ से मेरे पास आ गया है क्या? IM। अब सुनो भाई, मुझे लिखना है पॉइंट P पर इंटेंसिटी को IP इज इक्वल्स टू यस क्या I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2, हाँ बेटे क्या कॉस डेल्टा फाई। यही तो मुझे निकालना है किसकी टर्म में? इन टर्म्स ऑफ दिस IM। तो प्यारे बच्चों ध्यान से देखें, हाँ जी, दैट दिस इज I1 दैट इज 4I0, यस दिस इज I0, दिस इज 2 यस रूट 4I0 रूट I0, हाँ बेटे क्या इसको कॉस फाई लिख सकता हूँ? हो गया अपना काम। चलो भाई सॉल्यूशन देख लेंगे फटाफट से। हाँ जी, ये कितना आ जाएगा सर? ये आ जाएगा 5I0 प्लस ये कितना आ जाएगा भाई सर? ये मेरे पास जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके आएगा 2 2 जा 4I0 यस कॉस फाई, दैट इज यस 5I0 प्लस 4I0 कॉस फाई। इज दैट क्लियर? अब बेटे आपके पास जो ऑप्शंस हैं, अगर आप उन ऑप्शंस को ध्यान से देखें तो ऑप्शंस में कौन आ रहा है सर? ऑप्शंस में IM आ रहा है, और IM और I0 में रिलेशन तो आप निकाल ही चुके हैं। ये रहा दैट IM वॉज 9 टाइम्स ऑफ I0। तो बेटे यहाँ से I0 को रिप्लेस कर सकता हूँ, हाँ जी, कितने से सर? यहाँ से I0 को रिप्लेस कर सकता हूँ IM/9 से। उठा के यहाँ रख दो, सिंप्लीफाई कर दो, है ना भाई? तो सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आप देख रहे हैं, तो ये रिज़ल्ट आपके पास कौन सा आ जाएगा? ये रिज़ल्ट आपके पास आ जाएगा। मैथमेटिक्स तो वैसे ही आप लोगों की बहुत बढ़िया है। तो व्हाट इज़ वी विल गेट दैट ऑप्शन 2 इज़ द करेक्ट आंसर। तो प्यारे बच्चों प्लीज़ इसे अच्छे से ध्यान रखें। तब तक नहीं हो सकता जब तक कि आपको I प्रोपोर्शनल टू A² नहीं पता हो, तब तक नहीं हो सकता जब तक कि आपको Imax का रिज़ल्ट याद ना हो। बाकी ये तो बहुत आसान है, इंटेंसिटी का फार्मूला वैल्यू पुट करोगे और काम चल जाएगा। अभी देखना कितना रगड़ने वाला हूँ इस फार्मूले को, इतना रगड़ देंगे कि भाई साहब तुम्हें जो है इसको भुलाने में दिक्कत होने लगेगी। चलिए प्यारे बच्चों बढ़ते हैं आगे और करते हैं अगला सवाल। हाँ प्यारे बच्चों करते हैं अगला सवाल। इन YDSC the intensity at a point where the part difference is λ/6, okay, lambda being the wavelength of the light used is I। फिर आपसे कह रहा है प्यारे बच्चों कि अगर if I0 denotes the maximum intensity then the ratio of I by I0 आपको क्या करना है प्यारे बच्चों? कैलकुलेट करना है। तो पहले तो जनरलाइज तरीके से अपने को रिजल्ट पता होना चाहिए, है ना? आप सभी जानते हैं अगर I1 I और I2 I यानी कि सेम इंटेंसिटी की दो लाइट किसी पॉइंट P पर आकर के गिरती हैं तो जो नेट इंटेंसिटी होती है प्यारे बच्चों, तो नेट इंटेंसिटी होती है प्यारे बच्चों किसी पॉइंट P पर दैट IP इज इक्वल्स टू यस I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट, हाँ जी, I1 I2 कॉस डेल्टा फाई। क्या प्यारे बच्चों क्लियर है? अच्छा अब कमाल की बात है, I1 I2 I के बराबर है,
तो क्या यहाँ से जो नेट इंटेंसिटी पॉइंट P पर होगी, क्या वो I प्लस आई, हाँ जी, प्लस 2II इसका रूट क्या बेटे कॉस डेल्टा फाई, तो क्या IP इज इक्वल्स टू 2I प्लस 2I कॉस डेल्टा फाई। क्यों कर रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट आने वाला है, जब इंटेंसिटी बराबर हो तो सीधे सीधे प्यारे बच्चों इस रिजल्ट को यूज़ करना चाहिए। दैट इज़ 2I और ये आ गया 1 प्लस कॉस डेल्टा फाई, और सब बच्चे जानते हैं 1 प्लस कॉस डेल्टा फाई को लिख सकता हूँ 2 कॉस स्क्वायर डेल्टा फाई अपॉन 2। तो बस उठा के यहाँ रख देंगे, हाँ जी, दैट IP इज़ इक्वल्स टू, हाँ बेटे 2I, और इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे 2 कॉस स्क्वायर डेल्टा फाई बाई 2। प्यारे बच्चों कितना आ जाएगा सर, ये आ जाएगा 4I cos square delta phi by 2. Is that clear? So this is the expression for the intensity generally, जन I1 is equals to I2। तो भाई प्लीज़ ये वाला रिजल्ट प्यारे बच्चों याद रखें, हाँ जी, 4I cos square delta phi by 2। अब ध्यान से सुनने वाली बात क्या है क्वेश्चन में प्यारे बच्चों, आपसे कह रहा है कि इस पॉइंट P पर जो पार्ट डिफरेंस है दैट डेल्टा एक्स दैट इज इक्वल्स टू लैम्डा बाई 6। तो जो लैम्डा बाई 6 के कोरोस्पोंडिंग इस पॉइंट पर नेट इंटेंसिटी होगी, वो इंटेंसिटी एक्चुअल में क्या है प्यारे बच्चों, वो इंटेंसिटी आई है। क्लियर है? मैक्सिमम इंटेंसिटी कितनी है प्यारे बच्चों, आई नॉट है। तो आपसे कह रहा है इस पॉइंट पर इंटेंसिटी आई तथा मैक्सिमम इंटेंसिटी का रेशो क्या करना है प्यारे बच्चों, आपको कैलकुलेट करना है। क्लियर है? तो एक काम करते हैं, डेल्टा फाई निकाल सकते हैं, क्यों, क्योंकि आपको पार्ट डिफरेंस दिया है। क्या रिलेशन होता है प्यारे बच्चों, सर मैं जानता हूँ दैट डेल्टा फाई इज इक्वल्स टू 2 बाई लैम्डा इंटू प्यारे बच्चों पार्ट डिफरेंस। तो डेल्टा फाई कितना हो गया सर, ये निकालना है मुझे, यस 2 बाई लैम्डा। डेल्टा एक्स कितना दिया है सर, this is simply lambda by 6, so it comes out to be pi by 3. Is that clear? And what about that intensity at point P, that is IP? According to question, this is I, this is yes 4I, 4I, ये IP ही कहूँ इसको तो मैं, है ना, that is 4I, हाँ प्यारे बच्चों, cos स्क्वायर पाई बाई 3 बाई 2, यानी के 4I cos स्क्वायर पाई बाई 6। इज दैट क्लियर? और 4I क्या है, अगर आप ध्यान से देखें प्यारे बच्चों, तो जो मैक्सिमम इंटेंसिटी होती है, क्या वो अंडर रूट ऑफ I1 प्लस रूट I2 का होल स्क्वायर है। मैं कह सकता हूँ कि ये मेरे पास होगा कितना, टोटल 4I आ जाएगा। क्लियर है? और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यही I0 है। अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें तो बस मज़ा आ गया। तो ये I0 हो गया। हाँ भाई, कॉस स्क्वायर पाई बाई 6 को लिख सकता हूँ क्या, 3/4। अकॉर्डिंग टू दिस IP इज I, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, है ना भाई, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इंटेंसिटी एट पॉइंट P इज I। तो क्या प्यारे बच्चों, यहाँ से I/I0 का रेशो कितना आ जाएगा, क्या 3/4 नहीं आ जाएगा? क्लियर है? तो मैं कह सकता हूँ कि इसका कौन सा ऑप्शन सही है, इसका प्यारे बच्चों ऑप्शन डी सही होगा। तो आशा करता हूँ समझ में आपको आ गया होगा। अच्छा, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं इस टॉपिक से रिलेटेड बनते हैं, जिसमें इसके ग्राफ्स वगैरह पे हम लोग चर्चा कर सकते हैं। तो आइए फटाफट से अगले क्वेश्चन में इसके ग्राफ पे भी चर्चा करेंगे, कैसा ग्राफ होता है ना। और मैं आपको यहीं पे इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, सारे के सारे ग्राफ प्यारे बच्चों आपको यहीं पे बता दूंगा। क्लियर है ना? या एक काम करते हैं, ये सॉल्यूशन तो आपको सबको समझ में आ ही गया है, इधर भी प्यारे बच्चों आपको इसका सॉल्यूशन दिया है। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे सारे के सारे ग्राफ आपको क्या कर देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपके लिए आसान हो जाए। मैं आपको इसी पेज पे प्यारे बच्चों सारी की सारी जो उसकी थ्योरी है, जो उसके छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं, उन पे यहीं पर प्यारे बच्चों चर्चा कर देता हूँ। क्लियर है? चलिए, तो हाँ जी, क्या कहानी बनेगी ग्राफ्स की, आइए देखते हैं। तो यहीं पे प्यारे बच्चों बनाते हैं इसके ग्राफ्स। देखें भाई क्या क्या होते हैं ग्राफ, इंटेंसिटी वर्सेस डेल्टा फाई का ग्राफ। हाँ जी प्यारे बच्चों, तो मैं कह सकता हूँ यहाँ से जो आपने इंटेंसिटी किसी पॉइंट P पर लिखी, दैट वाज 4I
कॉस स्क्वायर डेल्टा फाई बाई 2। प्यारे बच्चों इसका जो इंटेंसिटी का ग्राफ होता है कॉस स्क्वायर ऊपर से चलेगा और ऐसे चलता रहेगा, ओके, और इधर भी ऐसे ही चलता रहेगा। क्या प्यारे बच्चों बात क्लियर है? यस। इंटेंसिटी वर्सेस डेल्टा फाई का प्यारे बच्चों ये ग्राफ है और इस ग्राफ में आप देख रहे हैं दीज आर ऑलमोस्ट विद सेम इंटेंसिटी। ये जो मैक्सिमा आप देख रहे हैं, इन मैक्सिमा की जो इंटेंसिटी है प्यारे बच्चों वो 4I0 रहती है। मिनिमा कितने का है? 0 का है। जो इंटरफेरेंस फ्रिंजेस होती हैं, these interference fringes are equally spaced, okay, and have the same brightness maxima, ओके, यानी कि इसकी जो मैक्सिमा है सब मैक्सिमा की ब्राइटनेस कैसी होती है? एक जैसी ही होती है। और प्यारे बच्चों इसका एवरेज अगर आप निकाल लें तो इसका जो एवरेज होगा, इसके एवरेज के लिए आप सभी जानते हैं कि इसको लिख सकता हूँ 4I कॉस स्क्वायर डेल्टा फाई बाई 2, और इसके एवरेज में प्यारे बच्चों 4I तो बाहर आ गया और कॉस स्क्वायर के एवरेज क्या होता है? 1/2 होता है। तो इसका जो एवरेज होगा दैट एवरेज इज 2I। क्लियर है? तो इसकी जो एवरेज इंटेंसिटी होती है दैट एवरेज इंटेंसिटी इज व्हाट? सो दिस इज 2I0। वो भी तब जबकि मुझे I1 प्यारे बच्चों किसके बराबर दिया है? I1 I2 के इक्वल है। क्लियर है भाई? तो पहचान लोगे इंटरफेरेंस का ग्राफ ऐसा होता है। अब बात करते हैं प्यारे बच्चों डिफ्रैक्शन की। अगर यहीं पर डिफ्रैक्शन होता तो जो डिफ्रैक्शन का ग्राफ होता प्यारे बच्चों वो कुछ इस तरह से आ जाता है, ये कुछ इस तरह से आ जाता है। ये थोड़ा बड़ा हो गया, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं भाई। हाँ जी, ये जो ग्राफ है आपके पास डिफ्रैक्शन पैटर्न का, द डिफ्रैक्शन पैटर्न ग्राफ शुड बी समथिंग लाइक दैट। क्लियर है प्यारे बच्चों? तो इसमें अगर आप देखें तो इंटेंसिटी कम होती जा रही है, जबकि इंटरफेरेंस में सबकी इंटेंसिटी क्या है? सेम। सारे मैक्सिमाज एक इंटेंसिटी के हैं, लेकिन इसमें सब मैक्सिमाज अलग अलग इंटेंसिटी के हैं। अगर सेंट्रल मैक्सिमा की इंटेंसिटी I0 हो तो जो उसके बगल वाला होता है ये होता है I0/22 और इसके पड़ोस वाला होता है प्यारे बच्चों I0/61। क्लियर है? तो इसमें इंटेंसिटी डिक्रीज होती है मैक्सिमाज की और इसमें सारे के सारे मैक्सिमाज एक जैसे इंटेंसिटी के प्यारे बच्चों बनते हैं। क्या मेरी बात थोड़ी थोड़ी समझ में आप लोगों को आ रही होगी? बाकी धीरे धीरे ऐसे ही हम क्या करते रहेंगे, हर एक क्वेश्चन में थोड़ी थोड़ी थ्योरी प्यारे बच्चों पुट करते जाएंगे। फिलहाल ये वाला फार्मूला डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं कब? उस समय सर जिस समय I1 I2 के बराबर होगा। आइए प्यारे बच्चों बढ़ते हैं आगे और करते हैं अगला सवाल। थैंक यू स्टूडेंट्स, आप लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है इस फ्री ऑनलाइन क्रैश कोर्स के द्वारा। जो आप लोग देख रहे हैं उसमें आपके लाइक्स और कमेंट्स कंटिन्यूसली प्यारे बच्चों प्राप्त हो रहे हैं। देख करके बहुत अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है। मैं आपके साथ एक इन्फॉर्मेशन और शेयर करना चाहता हूं प्यारे बच्चों, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। वहां पर एक लिंक दिया गया है, प्लीज़ आप उस लिंक पर क्लिक करें और इस लिंक पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन करवाएं आपके इस JEE मेंस के क्रैश कोर्स की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ के लिए, जो बिल्कुल फ्री है। ठीक है प्यारे बच्चों? साथ ही साथ जो बच्चे कोटा आकर JEE एडवांस की तैयारी करना चाहते हैं उनको भी मैं बता दूं कि उनके लिए एक लिमिटेड सीट्स वाला एक बैच हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, जिसकी डेट है प्यारे बच्चों 27 जनवरी। तो प्लीज़ प्रायर रजिस्ट्रेशन कराएं और उस बैच को अगर आप ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसको ज्वाइन करके अपने JEE एडवांस की सक्सेस को प्यारे बच्चों श्योरिटी में कन्वर्ट करें। थैंक यू वेरी मच। हाँ प्यारे बच्चों, इसके बाद सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल, a beam of light consisting of two wavelengths 6300 angstrom and lambda angstrom is used to obtain interference fringes in a YDSC experiment if the fourth bright fringe, कौन सी bright fringe प्यारे बच्चों? fourth bright fringe of 6300 angstrom coincides with the fifth dark fringe of lambda एंगस्ट्रॉम, देन द वैल्यू ऑफ लैम्डा प्यारे बच्चों आपसे पूछ रहा है। तो भाई पहली बात तो YDSC में आपको कुछ बातें अच्छे से याद होनी चाहिए, है ना। आओ जरा देखें क्या क्या याद होना चाहिए भाई। ये रहा आपका YDSC यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ये प्यारे बच्चों S1,
ये S2, ये है आपका S। क्लियर है? हाँ जी। यहाँ पर चलेंगे तो आपको यहाँ मिलेगा सेंट्रल मैक्सिमा। क्लियर है प्यारे बच्चों? फिर इसके बाद आप ऊपर बढ़ते चले जाएंगे, तो जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे आपको सबसे पहले मिलता है यहाँ पर λ/2 या पाई। ये है प्यारे बच्चों फेज डिफरेंस और ये है आपका पार्ट डिफरेंस। और ये जो पोजीशन है सबसे पहले प्यारे बच्चों, ये मिलती है आपको फर्स्ट मिनिमा की। किसकी भाई? फर्स्ट मिनिमा की। इसके बाद प्यारे बच्चों आपको मिलता है 2 पाई लैम्डा, हाँ जी 4 पाई और प्यारे बच्चों 2 लैम्डा एंड सो ऑन। ये कहलाता है आपका, हाँ जी ये कहलाता है सर फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा। ये कहलाता है आपका सेकंड ऑर्डर मिनिमा। फिर आपका कहलाता है यस थर्ड ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर मैक्सिमा, है ना भाई? इस तरह से आपको मैक्सिमम मिनिमम मिल जाते हैं। अच्छा, जब आपको y की पोजीशन निकालनी होती है, मान लीजिए मुझसे कह रहा है यार ये y बताओ यहाँ पे, तो जो y होता है प्यारे बच्चों उसका फार्मूला होता है दैट y इज इक्वल्स टू n लैम्डा d/d। फार्मूला याद रखने के लिए प्लीज़ ध्यान रखें, ऊपर बड़े वाला, नीचे छोटे वाला। स्मॉल d is the distance between the slits and capital D is the distance between the screen to the slits. Is that clear? तो आपको कभी गड़बड़ नहीं होगी, भूलोगे नहीं कभी भी, है ना भाई? ये रहा, ये पोजीशन किसकी है प्यारे बच्चों? These are the positions for maxima। n की वैल्यू 0 पुट करोगे, n की वैल्यू 0 रखने पर y0 इट इज सेंट्रल मैक्सिमा। n की वैल्यू को 1 रखोगे तो y इज इक्वल्स टू लैम्डा d/d। प्यारे बच्चों फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा। तो कोई भी ऑर्डर का मैक्सिमा चाहिए, सीधे सीधे यहाँ पर n की वैल्यू पुट करते चले जाएंगे। मिनिमा की बात करेंगे तो 2n + 1, हाँ बेटे लैम्डा d/d, ये तो रटना ही है लैम्डा d/d। बस अब यहाँ क्या कर दो, बाई 2 कर दोगे तो आपके पास प्यारे बच्चों मिनिमा आ जाएगा। n की वैल्यू 0 रखेंगे तो आपके पास y आ जाएगा लैम्डा d/2d, जिसे आप कहेंगे फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा। ऐसे प्यारे बच्चों किसी को भी लिखना है तो अपना काम चल जाएगा। यहाँ तक शायद बात मेरी समझ में आ रही होगी। ओके, एक बेसिक सा फॉर्मूला और है यहाँ पर, आप सभी जानते हैं कौन सा? दैट इज बेसिकली बीटा, जिसे आप बोलते हैं लैम्डा d/d। इट इज कॉल्ड एज फ्रिंज विड्थ। क्या कहते हैं भाई इसको? इसको कहते हैं फ्रिंज विड्थ। तो भाई ये फॉर्मूले अगर हमें पता है तो अपना काम चल जाएगा। एक मेजर फार्मूला कौन सा है इसमें सर? एक मेजर फार्मूला है ये वाला, दिस इज द पोजीशन ऑफ मैक्सिमास। एक फार्मूला है प्यारे बच्चों ये वाला, दिस इज द पोजीशन फॉर मिनिमास। क्लियर है? और एक फार्मूला है ये वाला, जिसे मैं क्या कह रहा हूँ? फ्रिंज विड्थ कह रहा हूँ। और यहाँ सेंट्रल पे इसके जस्ट सामने मुझे क्या मिलता है? इसके सामने मुझे सेंट्रल मैक्सिमा प्यारे बच्चों मिलता है। क्लियर है? YDSC सिंगल लाइट से हम क्या करते हैं? परफॉर्म करते हैं, इसलिए लैम्डा क्या रहता है? सेम। अगर आपने दो डिफरेंट वेवलेंथ यूज़ की तो फिर आपको यहाँ पे λ1 और λ2 क्या करने होंगे प्यारे बच्चों? यूज़ करने होंगे। क्लियर है? अब क्वेश्चन में यही हो गया, इसने दो वेवलेंथ यूज़ की हैं टू ऑब्टेन द इंटरफेरेंस फ्रिंजेस इन YDSC स्लिट एक्सपेरिमेंट इफ द फोर्थ ब्राइट फ्रिंज। कौन सी ब्राइट फ्रिंज? फोर्थ ब्राइट फ्रिंज। तो ब्राइट फ्रिंज का फॉर्मूला कौन सा है सर? ये रहा n लैम्डा d/d। तो इसमें n की वैल्यू को बेटे 4 पुट कर दो। जैसे n की वैल्यू को 4 पुट करोगे तो आपके पास आ जाएगी फोर्थ ब्राइट फ्रिंज। क्या लिखेंगे? 4 लैम्डा d/d। क्लियर है? ये लिखा ना आना चाहिए। क्लियर है? कॉन्साइड विद द फिफ्थ डार्क फ्रिंज। फिफ्थ डार्क फ्रिंज में ध्यान रखना 0 से चलता है, तो जब फिफ्थ होगा तो प्यारे बच्चों यहाँ पर n की वैल्यू मुझे 4 रखनी होगी। तो जब मैं यहाँ पे n की वैल्यू 4 रखूँगा सो दैट y फिफ्थ ऑर्डर मिनिमा, यस इट वुड बी। बेटे यहाँ पे फटाफट से n की वैल्यू 4 रख देंगे तो क्या ये आ जाएगा सर 9 लैम्डा d/d। अब बाकी बातें बाद में, ये समझ में आ जाए तो अब तो बेटे कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। आइए जरा ध्यान से समझते हैं। हाँ जी, क्या है क्वेश्चन के अंदर? 2 मिनट का काम है प्यारे बच्चों। ये रहा S1, ये रहा S2। एक वेवलेंथ या दो? सर 2 वेवलेंथ यूज़ कर रहे हैं।
है ना। दो कलर यूज़ कर लेते हैं, एक ये वाला, यहाँ से एक गई ये वाली, और एक दूसरा कलर यूज़ कर लेते हैं भाई एक ये वाला, ठीक है ना। यानी कि यहीं से एक दूसरी वेवलेंथ गई है प्यारे बच्चों ये वाली, एक λ1 और एक λ2। क्लियर है प्यारे बच्चों। और ये जो है λ1 का फोर्थ मैक्सिमा, ठीक है ना। λ2 के कौन से वाले से, फिफ्थ मिनिमा से कॉन्साइड कर गया। कॉन्साइड करने का मतलब होता है इन दोनों की पोजीशन सेम है, यानी कि इन दोनों का y क्या है, सेम है, लेकिन एक के लिए λ1 आएगा और एक के लिए λ2 आएगा। तो क्वेश्चन समझ में आ रहा है? यस सर। तो क्या दोनों के y1 y2 बराबर हैं? पहले वाले का y1 क्या होगा सर? पहले का y1 होगा, अभी भी आपने बताया 4 λ1 d/d इज इक्वल्स टू, मिनिमा वाले का कितना लिखा था, पेज पलट के देख लेना, 9/2 λ2 d/d। क्या क्लियर है? बस बात खत्म। ये चेंज होता नहीं है, एपरेटस सेम रहता है। तो यहाँ से प्यारे बच्चों 4 λ1। अब आपको देखो क्वेश्चन के अंदर λ1 की वैल्यू कितनी गिवन है, 6300। तो क्या 4 × 6300 इज इक्वल्स टू, हाँ बेटे 4.5 × λ2। तो क्या सॉल्व करके λ2 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूँ। भाई साहब एक तीर से देखो कितने शिकार हो गए। अच्छा कभी भी ऐसा हो तो आप सिंपल डी तो वैसे भी कटना ही कटना है, तो ऑर्डर कर लो बराबर और काम चला लो। भाई कई बार सवाल पूछा गया है, इसलिए प्लीज़ कुछ नहीं करना, मैक्सिमा लिखने हैं और वाई को क्या करना है, बराबर करना है। मिनिमा लिखना है, वाई को बराबर करना है, या मैक्सिमा मिनिमा जो दिया उसको लिख करके इनके वाई को क्या करना है, इक्वेट करना है। क्या फार्मूला याद हो गया? यस सर। एन डी λ/d किसके लिए, पोजीशन ऑफ मैक्सिमास। और प्यारे बच्चों मिनिमा के लिए सर 2n + 1, हाँ जी λd/2d किसके लिए सर, दिस इज फॉर मिनिमा। ओके बेटा। और ध्यान रहे इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं कहाँ से, 1 2 3 से, क्योंकि 1 पर मिलता है फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा, और इसमें पुट करते हैं कहाँ से, n = 0 से, और n = 0 पर मुझे मिलता है फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा। क्या बेटे बात क्लियर है? चलिए करते हैं अगला सवाल। हाँ प्यारे बच्चों क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए देखिए, क्वेश्चन जेईई मेंस 2009 में प्यारे बच्चों पूछा गया है। क्या है सवाल, आइए फटाफट से पढ़ते हैं इसको। ए मिक्सचर ऑफ लाइट कंसिस्टिंग ऑफ वेवलेंथ 590 नैनोमीटर and an unknown wavelength, okay, illuminates the YDSC and gives rise to the two overlapping, yes, interference patterns on the screen. The central maxima of both light coincides. Further, it is observed that the third bright fringe of known light coincides with the fourth bright fringe of the unknown light. From this data, the wavelength of the unknown light. पहचान में आ गया ना? 2 मिनट का सवाल है, हो गया खत्म। हाँ जी देखो, हाँ प्यारे बच्चों ये रहा S1, ये रहा S2। हाँ भाई ये λ1 एंड λ2 क्या कर रहे हैं प्यारे बच्चों, कॉन्साइड। सेंट्रल मैक्सिमा पे तो वैसे भी कॉन्साइड ही करते हैं क्योंकि पार्ट डिफरेंस क्या रहता है, सेम। इसके बाद और कहाँ ओवरलैप कर रही हैं, किसी पॉइंट P पर प्यारे बच्चों ओवरलैप कर रही हैं, है ना। हाँ जी 2 हैं, ध्यान रहे, एक ये रही लाइक दैट, ऐसे। अब ध्यान से समझने वाली बात क्या है, ये वाली को प्यारे बच्चों λ1 कह दूं और इसको क्या कह दूं, λ2। जब ओवरलैप करेंगी तो क्या दोनों की कौन से वाली वैल्यू, क्या दोनों का y प्यारे बच्चों क्या होगा, सेम होगा। चलो जी, तो अब आपसे कह रहा है एक वेवलेंथ कितनी है, 590 है, इसे प्यारे बच्चों λ1 कहूँ। एक अननोन है, इस अननोन को λ2 कहूँ। क्लियर है? The central maxima, it is observed that the third bright fringe, bright fringe का फॉर्मूला बोलो जल्दी से तेजी के साथ। सर bright fringe बोले तो हाँ जी n लैम्डा बड़ा d छोटा d, ये तो आना ही आना है, बस इसको n टाइम्स कर दो भाई। ब्राइट है तो यही चलेगा थर्ड वाले का, यानी कि सर मैं कह सकता हूँ 3 टाइम्स लैम्डा d/d। बेटे इसको λ1 कहूँ, क्या ये y होगा, y1। फिर दूसरा y2 क्या कह रहा है सर, ये कह रहा है फोर्थ ब्राइट। फोर्थ ब्राइट बोले तो 4 λ2, हाँ बेटे d/d, ये मेरे पास 2 आ गया, कॉन्साइड कर रहे हैं। तो क्या बेटे y1 इज इक्वल्स टू y2 कर दूंगा,
बस लैम्डा 1 पता है तो क्या लैम्डा 2 की वैल्यू प्यारे बच्चों मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ। सेम कहानी, सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके ये अपने पास आंसर आ जाएगा। क्लियर है? सेम क्वेश्चन डिफ्रैक्शन में बनता है, सेम क्वेश्चन प्यारे बच्चों इंटरफेरेंस में बनता है। आइए बढ़ते हैं आगे और करते हैं अगला सवाल। अच्छा, एक चीज मैं आपको प्यारे बच्चों और बता देता हूँ, कंसेप्चुअल सा सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है कि अगर YDSC व्हाइट लाइट के साथ किया जाए, याद रखना है YDSC किसके साथ प्यारे बच्चों? वाइट लाइट के साथ। वैसे तो YDSC किया जाता है मोनोक्रोमेटिक लाइट के साथ, है ना। जनरली YDSC की खास बात है प्यारे बच्चों, YDSC इज डन विद ए मोनोक्रोमेटिक लाइट, है ना। मोनोक्रोमेटिक मतलब ऑलमोस्ट सिंगल लैम्डा, है ना, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ के साथ। तभी तो S1 S2 के एक ही लाइट लेते हैं और एक लाइट के दो पार्ट करके काम चलाते हैं, क्योंकि आपको अगर डिस्टिंग्विश फ्रिंजेस देखनी है, अलग अलग देखनी है ना, एक ही रंग की देखनी है, तो मोनोक्रोमेटिक यानी कि सिंगल वेवलेंथ यूज़ करते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछा यार YDSC में वाइट लाइट यूज़ करेंगे तो क्या होगा, तो प्यारे बच्चों जो YDSC में आप वाइट लाइट यूज़ करते हैं तो जो सेंट्रल स्पॉट होता है, सेंट्रल स्पॉट तो प्यारे बच्चों क्या बनता है? वाइट बनता है। और इसके जो कॉर्नर्स होते हैं, मैं आपको बता दूं, कमाल की बात यह है, इसके जो कॉर्नर्स हैं, ये कॉर्नर्स प्यारे बच्चों, दीज आर अपीयर्ड विद द रेड एजेस। समझ में आया भाई? ये जो सेंट्रल मैक्सिमा है प्यारे बच्चों वाइट होता है और इसके कॉर्नर क्या होते हैं? रेड होते हैं। और क्यों कारण बताएंगे आप कमेंट बॉक्स में, मैं तो आपको नहीं बताऊंगा, NCERT में भी प्यारे बच्चों लिखा हुआ है इसका रीज़न, है ना। लेकिन ध्यान रखना है वाइट लाइट विद रेड एजेस। और इसके बाद तो आप सभी जान रहे हैं, इसके बाद तो मिक्स हो जाएगा, सारी की सारी जो फ्रिंजेस हैं अलग अलग कलर की, वो क्या कर जाएंगी प्यारे बच्चों? ओवरलैप कर जाएंगी, लाइक दैट, है ना। यानी कि आई विल ऑब्टेन कलर्ड फ्रिंजेस। लेकिन जो सेंट्रल मैक्सिमा है प्यारे बच्चों, सेंट्रल मैक्सिमा बनेगा वाइट ब्राइट विद रेड एजेस। इज दैट क्लियर? तो ध्यान रखना है अपने को, ये रहा वाइट लाइट से YDSC। और वैसे YDSC किससे किया जाता है? यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म्ड विद मोनोक्रोमेटिक वेवलेंथ। इज दैट क्लियर? आइए प्यारे बच्चों बढ़ते हैं आगे और करते हैं अगला सवाल। हाँ प्यारे बच्चों, ये YDSC आपको दिया गया जिसमें टू स्लिट एक्ट एज ए कोहेरेंट सोर्सेस ऑफ इक्वल एम्पलीट्यूड A and wavelength lambda. Another experiment with the same arrangement, the two slits are made up of act as incoherent sources of waves of same amplitude and wavelength. If the intensity at the middle point of the screen in first case is I1 and in second case is I2, then the ratio of I1 और I2 प्यारे बच्चों आपसे पूछ रहा है। बहुत ही प्यारा सवाल है, खुद करोगे मैं बता दूं? आप ही करेंगे क्या? हैं? चलो मैं बता देता हूँ इन शॉर्ट में। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले आप जानते हैं सेंट्रल मैक्सिमा पर जो आप YDSC देख रहे हैं, इस YDSC में ये S1 है प्यारे बच्चों, ये S2 है। अगर सोर्सेस कोहेरेंट हैं, क्या है सोर्सेस? कोहेरेंट। सोर्सेस कोहेरेंट क्या होते हैं? लंबी कहानी है, टाइम इतना नहीं है, बस याद रखो वो सोर्सेस जो एक ही सोर्स से ओरिजिनेट होने कोहेरेंट सोर्सेस कहते हैं। कोहेरेंट सोर्स की क्या खास बात है प्यारे बच्चों? जो दोनों लाइट हैं, इन दोनों लाइट की फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए, जिससे आपका जो पैटर्न है वो स्टैटिक रहता है। क्या रहता है प्यारे बच्चों? स्टैटिक। स्टैटिक का मतलब होता है जहाँ मैक्सिमा बना है वहाँ मैक्सिमा बना है, जहाँ मिनिमा बना है वहाँ मिनिमा बना है। वरना अगर मैक्सिमा मिनिमा भागते रहे तो दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए सोर्सेस में फ्रीक्वेंसी सेम रखते हैं। और प्यारे बच्चों दो इंडिपेंडेंट सोर्सेस कभी भी कोहेरेंट नहीं हो सकते, उनकी फ्रीक्वेंसी हमेशा अलग अलग होती है। इसलिए एक सोर्स के दो पार्ट करते हैं जिससे दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या रहे प्यारे बच्चों? सेम रहे। अब ये लंबी कहानी, एटॉमिक लेवल पर एटम हायर स्टेट में जाता है, फिर अपने अंदर से फोटोन निकालता है, दुनिया भर की बातें। अगर आपसे पूछे टू इंडिपेंडेंट सोर्सेस कैन बी कोहेरेंट, यस इन केस ऑफ लेजर। लेजर के केस में दो इंडिपेंडेंट सोर्सेस भी कोहेरेंट हो सकते हैं। इन शॉर्ट, इफ यू वांट टू ऑब्जर्व द इंटरफेरेंस पैटर्न देन देयर मस्ट बी कोहेरेंट सोर्सेस। और प्यारे बच्चों सेंट्रल मैक्सिमा सब बच्चे जानते हैं 4I होगा अगर I1 I है और बेटे I2 भी क्या है? I है। क्लियर है? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज सिंपली I1।
अब सोचो, अगर ये दोनों सोर्स क्या है, इनकोहेरेंट है, अगर ये इनकोहेरेंट है तो इसका मतलब इंटरफेरेंस नहीं होगा, और अगर इंटरफेरेंस नहीं होगा तो प्यारे बच्चों इस सिचुएशन में ये S1 है, ये S2 है, दो अलग अलग सोर्सेज हैं, तो इस सिचुएशन में यहाँ पर इंटेंसिटी सिंपली I1 और I2 जो कि यहाँ पे बराबर थी, हाँ प्यारे बच्चों, क्या वो ऐड हो करके क्या 2I आ जाएगा। यस, बस बात खत्म हो गई। तो जब इनकोहेरेंट है तो क्या है, तो सर I2 बराबर 2I है, क्योंकि इंटरफेरेंस नहीं हो रहा, सिंपल ऐड करना है दोनों को। और जब क्या है, दोनों कोहेरेंट है तो यहाँ पे 4I करना है। अब इसका रेशो ही तो पूछ रहा है मुझसे, तो इसका रेशो क्या होगा, सर इसका रेशो हो जाएगा यस 4I। हाँ जी, क्या लिख सकता हूँ प्यारे बच्चों, सर इसको लिख सकता हूँ मैं 4I अपॉन 2I, यस इट कम्स आउट टू बी 2:1। तो भाई इतनी सी बात का ध्यान रखना है ना, पेपर में दिमाग काम नहीं करता है प्यारे बच्चों। तो अगर इनकोहेरेंट सोर्सेज हैं, एम्पलीट्यूड सेम है, सारी बातें सेम है, लेकिन इनकोहेरेंट हैं तो इंटरफेरेंस नहीं होगा। इंटरफेरेंस नहीं होगा तो इंटेंसिटी सिंपली ऐड हो जाएंगी, कितना 2I आ जाएगा, तो इसका रेशियो 2:1। तो मैं कह सकता हूँ क्या कि इसका ऑप्शन प्यारे बच्चों बी सही होगा। क्लियर है। आइए बढ़ते हैं और करते हैं अगला सवाल। हसरते दिल में दबाने से क्या होगा, सिर्फ एक बार होठ हिलाकर तो देखो, और सिमट आएगा आसमां आगोश में तुम्हारे, चाहत की बाहें फैलाकर तो देखो, और निगाहों से निगाहें मिलाकर तो देखो, नए लोगों से रिश्ता बनाकर तो देखो। हालांकि प्यारे बच्चों अब हम आप नए नहीं हैं, बहुत दिनों से आपका हमारा कांटेक्ट हो चुका है। मेरा आपसे यही कहना है कि प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और जो हमारा बेल आइकन है प्यारे बच्चों उसको हिट करें, क्योंकि कहीं ना कहीं जो रिक्वेस्ट आप लोगों के हमें मिलती हैं कमेंट्स के माध्यम से, उसमें हम ये चाहते हैं कि जो भी आपकी रिक्वेस्ट आ रही है उनको अपडेट करें। जो टॉपिक आपके छूट गए हैं वो टॉपिक आपको कहीं ना कहीं जरूर दें, तो वो टॉपिक आपको प्रोवाइड करने के लिए आपको इन्फॉर्मेशन कैसे कहीं ना कहीं मिले, तो आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, जस्ट टू सब्सक्राइब द चैनल। ओके, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें। थैंक यू। अब प्यारे बच्चों वैसे तो हम इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं, फिर एक बढ़िया सा सवाल आपके प्रैक्टिस के लिए ताकि फॉर्मूला याद हो जाए। एट 2 points P and Q ऑन द स्क्रीन इन द YDSC, यस वेव फ्रॉम S1 and S2 हैव द पार्ट डिफरेंस, एक पे 0 है और एक पे कितना है λ/4, एक डेल्टा x 0, एक डेल्टा x कितना बेटे λ/4। क्लियर है। तो आपसे पूछ रहा है रेशियो ऑफ द इंटेंसिटी, पूछ रहा है P और Q पे। जब एक बात बताओ, दोनों पॉइंट है YDSC है, तो YDSC में प्यारे बच्चों आप ये तो जानते ही है ना अच्छे से, ये S1 ये S2, तो इधर भी इंटेंसिटी आई और इधर भी कितनी आई। तो जरा बताओ क्या इस पॉइंट पर कौन सा फार्मूला लगा सकता हूँ जनरली, क्या IP इज इक्वल्स टू 4I यस cos स्क्वायर डेल्टा फाई बाई 2। क्लियर है। अब सोचो डेल्टा x दे रखा है, तो यहाँ से डेल्टा फाई 0 है तो डेल्टा x 0 आ जाएगा, सॉरी उल्टा चलना है, ये 0 है तो ये आ जाएगा, और डेल्टा x से डेल्टा फाई निकालना हो तो क्या 2π/λ इंटू डेल्टा एक्स, यस λ/4 से। हाँ बेटे, क्या ये मेरे पास सॉल्व करके क्या π/2 आ जाएगा, हो गया अपना काम। तो पहले वाले केस में cos 0 रख दो, है ना भाई। पहले वाले केस में P पॉइंट कहाँ पर है, सर P पॉइंट है ये वाला, क्या 0 वाला, है ना। तो सर इसका मतलब IP वुड बी 4I cos स्क्वायर 0 से क्या ये 4I हो जाएगा। हाँ प्यारे बच्चों, दैट IQ इज इक्वल्स टू 4I cos स्क्वायर, हाँ भाई π/2 कर दूंगा बाई 2। ओके, तो यहाँ से बेटे मेरे पास आ जाएगा 4I cos स्क्वायर π/4। क्लियर है। मेरे पास IP IQ आ जाएंगे, दोनों की वैल्यू उठा के यहाँ रख दूंगा, तो रेशियो ऑफ द इंटेंसिटीज एट P and Q आई विल ऑब्टेन। आशा करता हूँ समझ में सब बच्चों को आ रहा होगा, है ना बेटे। एक ये वाली टर्म आ गई, एक दूसरे मेरे पास ये वाली टर्म आ गई, ये x की जगह यहाँ पर प्यारे बच्चों पाई कर लीजिएगा तो अपना काम चल जाएगा। तो आंसर होगा कितना 2:1। चलिए बच्चों बढ़ते हैं आगे और करते हैं अगला सवाल। प्यारे बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ना, शेप ऑफ फ्रिंजेस का सीधे टिक करके आंसर आने वाला है। क्वेश्चन को ध्यान से समझना है, प्रूफ की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर रिजल्ट याद हो तो काम चल जाएगा। इन YDSC एक्सपेरिमेंट मोनोक्रोमेटिक सोर्स यूज़ करें, शेप ऑफ द इंटरफेरेंस फ्रिंजेस फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन। हाँ जी, बता दिया क्या आंसर, यस इट इज़ हाइपरबोला। लेकिन प्यारे बच्चों हाइपरबोला के साथ साथ ये भी अपने को ध्यान रखना है कि एक्चुअल में अरेंजमेंट किस तरह का है, क्योंकि अलग अलग अरेंजमेंट में प्यारे बच्चों फ्रिंजेस अलग अलग शेप की हो जाती हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ छोटा सा। अगर मान लीजिए सोर्स है प्यारे बच्चों S1 S2 ऐसे, ओके स्टूडेंट्स, और स्क्रीन है सामने ऐसे, तो इस सिचुएशन में जो पर्दा है
इस पर्दे पर आप अगर यहाँ से देखेंगे तो प्यारे बच्चों इस सिचुएशन में जो फ्रिंजेस हैं ये फ्रिंजेस आपको प्यारे बच्चों हाइपरबोलिक होंगी। कैसी होंगी? हाइपरबोलिक। अब सोचो अगर ये अरेंजमेंट चेंज हो जाए, अरेंजमेंट चेंज होकर के प्यारे बच्चों ये S1 S2 ऐसे ना हो, बल्कि देखो ऐसा हो जाए, ये S1 है, ये S2 है, ये स्क्रीन हो जाए लाइक दैट। तो इस सिचुएशन में इस स्क्रीन पर जो फ्रिंजेस बनेंगे प्यारे बच्चों, दीज फ्रिंजेस आर एक्चुअली सर्कुलर। ओके, दीज फ्रिंजेस आर सर्कुलर। तो भाई ध्यान रखना है कि आपके पास S1 S2 स्क्रीन के परपेंडिकुलर है या S1 S2 प्यारे बच्चों स्क्रीन के पैरेलल है। तो इन दोनों सिचुएशन में फ्रिंजेस क्या होंगे? अलग अलग। भाई ये सवाल पेपर में प्यारे बच्चों कई बार पूछा गया है। हाँ प्यारे बच्चों मैं आपको बता दूं कैसा सवाल पूछा गया था। भाई ये S1 था, है ना, ये S2 था प्यारे बच्चों, और यहाँ पर ये सामने स्क्रीन थी, और ये कह रहा भाई यहाँ वॉल बना दी गई। क्या बना दी गई? वॉल। तो पता है आंसर क्या था? आंसर था सेमी सर्कुलर फ्रिंजेस। अंडरस्टैंड? सेमी सर्कुलर फ्रिंजेस। तो भाई ध्यान रखना है अपने को, अगर S1 S2 स्क्रीन के साथ ऐसे हैं तो फ्रिंजेस प्यारे बच्चों सर्कुलर बनती हैं। आधे पे वॉल है मतलब नहीं दिखनी है तो सेमी सर्कुलर बन जाएंगी, और अगर पूरे पर है, हाँ जी, तो प्यारे बच्चों पूरे पर तो ये फ्रिंजेस आपकी सर्कुलर बनेंगी। एक बढ़िया सी बात और बताता हूँ, अगर S1 S2 के बीच की डिस्टेंस D, हाँ प्यारे बच्चों, इस D की वैल्यू अगर n लैम्डा हो जाए, क्या हो जाए? n लैम्डा, तो जो इसका सेंट्रल मैक्सिमा है, ये सेंट्रल मैक्सिमा प्यारे बच्चों ब्राइट बनता है। और अगर ये D 2n+1 लैम्डा बाई 2 हो जाए, है ना भाई, तो यही जो इसका सेंट्रल मैक्सिमा है प्यारे बच्चों, ये सेंट्रल मैक्सिमा डार्क बनता है। टाइम होता तो तुम्हें बताता, फिलहाल एडवांस के लिए इसको बच्चों बचा के रखेंगे, है ना, एडवांस में कहीं ना कहीं काम आता है। अब n लैम्डा का मतलब यानी कि सर लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, इन सब में सेंट्रल मैक्सिमा ब्राइट, और प्यारे बच्चों लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2 और एंड सो ऑन। इन सिचुएशन में प्यारे बच्चों सेंट्रल जो मैक्सिमा है वो क्या बनेगा? डार्क बनेगा। आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा। क्लियर है? और अगर ये S1 S2 के साथ ये कहानी है तो इससे तो अब आप अच्छे से परिचित हैं ही। इस सिचुएशन में प्यारे बच्चों जो फ्रिंजेस होती हैं वो फ्रिंजेस कैसी होंगी? हाइपरबोलिक हो जाएंगी नेचर में। हालांकि इसमें दो सवाल और बनते हैं, ये पॉइंट सोर्स हैं या बेसिकली फ्रिंज जो आपकी स्ट्रेट सोर्सेज हैं, तो उससे अपने को अभी दिमाग नहीं लगाना है। जेईई मेंस के लिए पढ़ रहे हैं तो ऐसी कोई दिमाग लगाने वाला सवाल होगा नहीं आपको, तो सिंपल दो ही आंसर याद रखने हैं, एक तो हाइपरबोला और दूसरा प्यारे बच्चों सर्कुलर। क्लियर है? आइए बढ़ते हैं आगे और करते हैं अगला सवाल। देखो प्यारे बच्चों यकीन नहीं आ रहा ना, जेईई मेंस में 2013 में सवाल पूछा गया है, ये S1 S2 है, ये स्क्रीन है, यस, देखते आंसर लगा दोगे। फिर भी पढ़ लो यार एक बार। हाँ जी, स्मॉल डिस्टेंस द फ्रिंजेस ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन विल बी व्हाट? सर कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। क्यों प्यारे बच्चों? सर कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स तो पता ही है, अब तो साथ साथ ये भी याद हो गया है कि सेंट्रल मैक्सिमा ब्राइट होगा या सेंट्रल मैक्सिमा डार्क होगा। अगर D n लैम्डा होता है तो सेंट्रल मैक्सिमा क्या होगा? सर इट इज़ ब्राइट। और अगर D क्या होगा प्यारे बच्चों? 2n+1 लैम्डा बाई 2 होगा, तो सेंट्रल मैक्सिमा प्यारे बच्चों डार्क होगा। क्लियर है? तो ये प्यारे बच्चों ध्यान रखना है अपने को। इतनी छोटी छोटी सी बातें हैं, तो इस तरह से YDS से आपका ऑलमोस्ट क्या है प्यारे बच्चों कवर हो चुका है। जो काम की चीज़ें थी, एक छोटी सी चीज़ और बता देता हूँ, लैम्डा D/D वाला फार्मूला आपने पढ़ा ही होगा। तो फ्रिंज विड्थ सीधे सीधे किस पे डिपेंड करती है प्यारे बच्चों? लैम्डा पे डिपेंड करती है। तो मैं देख सकता हूँ कि रेड कलर की वेवलेंथ और वॉयलेट कलर की वेवलेंथ में रेड कलर की वेवलेंथ ज़्यादा होती है, तो फ्रिंज विड्थ रेड लाइट के लिए किसके मुकाबले? हाँ जी, वॉयलेट के मुकाबले प्यारे बच्चों ज़्यादा होगी।
तो ये छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं जो अपने को क्या रखने हैं, ध्यान रख करके जिनका चलना है। क्लियर है ना। मीडियम चेंज कर देंगे, लैम्डा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, चेंज हो जाएगा, तो फिर भी फ्रिंज विड्थ क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो ऐसे बहुत सारे सवाल आप इसके ऊपर बना सकते हैं। तो मुझे लगता है YDSC में ये क्वेश्चंस प्यारे बच्चों काफ़ी हैं करने के लिए। साउंड हो चाहे लाइट हो, कोई ज़्यादा डिफरेंस प्यारे बच्चों आने वाला नहीं है। और डिटेल पढ़ना है तो भैया जाइए और पुराने क्रैश कोर्स को जाके माथा टेकें, तो वहाँ पे जाके आपको लगेगा हाँ यार सब चीज़ें प्यारे बच्चों आपस में कनेक्ट हो रही होंगी। आइए अब चलते हैं आगे और कुछ क्वेश्चन करते हैं प्यारे बच्चों। पहले पोलराइजेशन के ऊपर, किसके ऊपर, पोलराइजेशन के ऊपर। भाई 100% सवाल आता है प्यारे बच्चों पोलराइड्स के ऊपर, मेलिस लॉ के ऊपर। ठीक है, तो करते हैं चर्चा। दो ही इंपॉर्टेंट बातें हैं वहां पर, पहली तो मेलिस लॉ और दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्यारे बच्चों दैट इज ब्रूस्टर्स लॉ। क्लियर है। आइए बढ़ते हैं आगे और करते हैं उसके भी 3 4 5 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में प्यारे बच्चों पूछे गए हैं, ताकि अगर जैसे क्वेश्चन मैं यहाँ पे करा रहा हूँ वैसा क्वेश्चन आ जाए तो उसके तो गलत होने की संभावना हो ही ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। हाँ प्यारे बच्चों, एक और क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, प्लीज़ इसे खुद सॉल्व करें। और आप देख रहे हैं JEE Mains 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है। आशा करता हूँ आप लोग इस क्वेश्चन को प्यारे बच्चों ढंग से कर पाएंगे। सेम कंसेप्ट है मैक्सिमा मिनिमा के, जो भी मतलब इसमें कहा गया है भाई क्या कॉन्साइड कर रहा है ना, तो आपको इसमें सारी हिंट गिवन है, 2 वेवलेंथ आपको गिवन है, तो डिस्टेंस इस बार आपसे प्यारे बच्चों पूछ रहा है। क्लियर है। तो मतलब मुझे लगता है शायद कि आप ये क्वेश्चन कर लेंगे। इसका सॉल्यूशन मैंने पूरा का पूरा प्यारे बच्चों आपको दिया है। ये मैक्सिमास कह रहा है इस बार शायद कॉन्साइड कर रहे हैं, तो मैक्सिमा से N1 N2 का रेशो आ जाएगा। ओके, और N1 N2 के रेशो से प्यारे बच्चों मैं y की वैल्यू निकाल लूँगा, और लिस्ट पूछ रहा है तो N1 की मिनिमम वैल्यू यहाँ पे यूज़ कर लेंगे। तो इसलिए प्लीज़ लिस्ट वर्ड का यहाँ पे क्या करना है, ध्यान करना है। प्लीज़ इस तरह के क्वेश्चंस की खूब प्रैक्टिस करें और प्रार्थना भी करें कि ये सवाल यार देखते आ जाए और अपना काम हो जाए। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं और करते हैं अगला सवाल। चलिए प्यारे बच्चों, अब हम लोग करते हैं डिफ्रैक्शन के बारे में बात। डिफ्रैक्शन की थोड़ी थ्योरी मैं आपको बता देना चाहता हूँ, और फिर डिफ्रैक्शन का ये सवाल हम लोग जो करेंगे उसमें सारी चीज़ें प्यारे बच्चों कवर हो जाएंगी। तो पहली बात तो आप ये समझें कि जब हम लोग डिफ्रैक्शन की बात करते हैं, है ना, तो डिफ्रैक्शन जो है बेसिकली आपको बताता है कि बेंडिंग ऑफ लाइट, यानी कि लाइट वैसे तो ट्रैवल करती है प्यारे बच्चों स्ट्रेट लाइन पाथ में, लेकिन जब इस ऑब्स्टिकल की जो विड्थ है उसका ऑर्डर लाइट के वेवलेंथ के ऑर्डर का होता है, तो ये अपने पाथ से क्या कर जाती है लाइट, ये लाइट अपने पास से क्या कर जाती है प्यारे बच्चों, बैंड कर जाती है ना। और इस बेंडिंग ऑफ लाइट को हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, डिफ्रैक्शन कहते हैं। ये 2 तरह का होता है। कितने तरह का, 2 तरह का। एक होता है प्यारे बच्चों फ्रेस्नेल्स डिफ्रैक्शन, फ्रेस्नेल्स डिफ्रैक्शन, और एक होता है प्यारे बच्चों फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन, है ना। ये 2 तरह के प्यारे बच्चों डिफ्रैक्शन है, फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन और फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। जो फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन है, नाम से फ्रॉनहोफर, बड़ा सा नाम है फ्रॉनहोफर। तो फ्रॉनहोफर में एक्चुअल में जो प्यारे बच्चों सोर्स होता है और जो ये स्लिट और ये जो स्क्रीन होती है, इसके बीच का डिस्टेंस एक्चुअल में इनफाइनाइट होता है। ओके, तो ऐसे डिफ्रैक्शन को क्या बोलते हैं, फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन बोलते हैं। और जिसमें सोर्स और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, फाइनाइट होता है प्यारे बच्चों, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं भाई, हाँ जी, फ्रेस्नेल्स डिफ्रैक्शन। तो 2 तरह के प्यारे बच्चों डिफ्रैक्शन हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं। डिफ्रैक्शन का ग्राफ कैसा होता है इस पर तो हम चर्चा कर चुके हैं, लेकिन डिफ्रैक्शन के मैक्सिमम मिनिमा की कंडीशन पे प्यारे बच्चों मैं एक बार आपसे चर्चा करना चाहता हूँ। तो डिफ्रैक्शन का जो मैक्सिमम मिनिमा है प्यारे बच्चों, ये मैं आपको बता दूं कि जब आप डिफ्रैक्शन का ग्राफ देखते हैं तो ये डिफ्रैक्शन का ग्राफ आता है कुछ इस तरह का, है ना, लाइक दैट। ये थोड़ा सा और छोटा होता है, लाइक ये यहाँ से थोड़ा सा इसको दोबारा बनाते हैं और ये कुछ इस तरह का प्यारे बच्चों ग्राफ आता है। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि ये इसका सेंट्रल मैक्सिमा होता है, दिस इज द सेंट्रल मैक्सिमा। इसका फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा λ/2 पर नहीं बल्कि लैम्डा पर मिलता है। इधर ये भी प्यारे बच्चों लैम्डा पर मिलता है, जबकि इंटरफेरेंस में उल्टा होता है, इंटरफेरेंस में λ/2 पर मिलता है। और इसका जो पहला मैक्सिमा मिलता है सेंट्रल के बाद प्यारे बच्चों ये 3λ/2 पर मिलता है, और फिर अगला जो इसका मैक्सिमा है वो 2λ पर मिलता है। इसलिए इसकी जो कंडीशन है वो क्या है, इसकी कंडीशन ये है कि अगर स्लिट की विड्थ प्यारे बच्चों a हो, क्या हो, a, और ये सामने प्यारे बच्चों आपको स्क्रीन दिखाई दे रही हो, तो यहाँ पर जो इन वेव के बीच में, है ना, इन वेव के बीच में
जो बेसिकली सुपरपोजिशन हो रहा है, उस सुपरपोजिशन के बाद जो मुझे मैक्सिमा और मिनिमा मिलते हैं प्यारे बच्चों, उसकी जो कंडीशन होती है, ये वाला एंगल कितना है थीटा, इसमें कंडीशन आती है प्यारे बच्चों a sin थीटा इज इक्वल्स टू m लैम्डा। दिस इज द कंडीशन फॉर मिनिमा, नॉट फॉर द मैक्सिमा। क्लियर है प्यारे बच्चों? और ध्यान दें, ना तो इसमें m की वैल्यू प्यारे बच्चों 0 होती है, क्योंकि अगर m की वैल्यू 0 हो जाएगी तो सेंट्रल मैक्सिमा आपको मिलता है। तो यहाँ पे आप जब m लिखते हैं तो प्यारे बच्चों m की वैल्यू लिखते हैं 1 2 3। क्लियर है? दिस इज द कंडीशन फॉर मिनिमास। और प्यारे बच्चों मैक्सिमा की कंडीशन होती है a sin थीटा इज इक्वल्स टू, हाँ जी, 2m + 1 लैम्डा बाई 2। और m की वैल्यू मैं फिर आपको बता दूं प्यारे बच्चों, इसमें हम जो m की वैल्यू पुट करते हैं, दैट m इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, दैट m स्टार्ट्स फ्रॉम 1, क्योंकि लैम्डा बाई 2 पर कोई मिनिमा ऑब्टेंड नहीं होता। पहला मिनिमा जो ऑब्टेंड होता है प्यारे बच्चों वो 3 लैम्डा बाई 2 पर ऑब्टेंड होता है। बाकी सारी की सारी कहानी है प्यारे बच्चों जू की तू, और कोई बहुत बड़ी बात इसके अंदर है नहीं। एक छोटी सी बात मैं और बता दूं आपको, ये जो डिफ्रैक्शन है, क्या है प्यारे बच्चों? डिफ्रैक्शन। दिस डिफ्रैक्शन इज सुपरपोजिशन ऑफ n वेव्स, है ना? ये एक्चुअल में n वेव का सुपरपोजिशन है। क्लियर है? तो ये थोड़ी सी डेफिनेशंस हैं, कुछ चीज़ें अपने को याद रखनी है, नहीं तो भैया इनको प्लीज़ ढूंढ लेना। ये कहानी है। आइए फटाफट से प्यारे बच्चों क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, ये जो सेंट्रल विड्थ आप देख रहे हैं, ये इसकी विड्थ जब निकालने की बारी आती है तो प्यारे बच्चों मैं आपको बता दूं, जैसे फ्रिंज विड्थ क्या होती है सर? फ्रिंज विड्थ होती है लैम्डा डी बाई डी। तो यहाँ पे डी की जगह तो प्यारे बच्चों ए रखना है अपने को, ध्यान रहे इंटरफेरेंस वाले फॉर्मूले में, और सेंट्रल में इसका डबल करना है। तो बीटा फॉर सेंट्रल मैक्सिमा, है ना, बीटा फॉर सेंट्रल मैक्सिमा प्यारे बच्चों मेरे पास जो आता है, दिस इज 2 लैम्डा डी बाई ए। यस, प्लीज याद रखें, दिस इज द विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, 2 लैम्डा डी बाई ए। क्लियर है सब बच्चों को? d कौन सा डिस्टेंस होता है? d ये वाला डिस्टेंस होता है। तो 2 लैम्डा डी बाई ए। बाकी सारी कहानी जो कि तू, ये 2 फार्मूले हैं जिनसे मेरा काम चल जाएगा। तो चलें प्यारे बच्चों फटाफट से क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार, क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन में। द एंगुलर विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमम ऑफ ए सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न इज 60 डिग्री। अच्छा, कमाल की बात है, जब फ्रिंज विड्थ की बात करता है तो मैं आपको फिर एक एंगुलर फ्रिंज विड्थ की बात करता है। तो ध्यान रहे एंगुलर विड्थ। देखो, या आपने इसको बीटा को क्या लिखा? बीटा को लिखा 2 लैम्डा डी बाई ए। जब बेटे बीटा थीटा यानी कि एंगुलर फ्रिंज विड्थ की बात करता है तो उस सिचुएशन में कैपिटल डी को किडनैप कर लेते हैं, तो फार्मूले में सिंपल क्या आ जाता है? 2 लैम्डा ए आ जाता है, यानी कि डी को यहाँ से गायब कर दो। क्लियर हो गई बात? सिंपल ही इंटरफेरेंस में और सिंपल ही किसके अंदर प्यारे बच्चों? डिफ्रैक्शन के अंदर। तो 2 लैम्डा बाई ए से काम चल जाएगा। चलो जरा देखें, JEE मेंस 2018 का सवाल है प्यारे बच्चों। द एंगुलर विड्थ ऑफ ए सेंट्रल मैक्सिमम इन ए सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन इज व्हाट? 60 डिग्री। ओके, और द विड्थ ऑफ द स्लिट इज व्हाट? 1 माइक्रोमीटर, यानी कि ए की वैल्यू प्यारे बच्चों आपको 1 माइक्रोमीटर गिवन है। द स्लिट इज इल्यूमिनेटेड बाय द मोनोक्रोमेटिक प्लेन वेव। इफ अनदर स्लिट ऑफ द सेम विड्थ इज मेड नियर इट, young fringes can be observed on the screen placed at a distance 50 centimeter from the slits. Okay, if the observed fringe width is 1 centimeter, what is the slit separation distance? यानी कि आपको प्यारे बच्चों स्लिट सेपरेशन डिस्टेंस बताना है। मतलब इंटरफेरेंस भी हो रहा है, डिफ्रैक्शन भी हो रहा है। पहले डिफ्रैक्शन हो रहा है, फिर उसके बाद इंटरफेरेंस हो रहा है, और वहाँ पे आपको S1 S2 के बीच की डिस्टेंस स्मॉल d निकालनी होगी। सिंपल थियोरेटिकल सवाल है, केवल और केवल प्यारे बच्चों कनेक्ट करना है इस क्वेश्चन को। क्लियर है? तो सबसे पहला काम क्या करना है अपने को? सबसे पहला काम याद करें, ये सेंट्रल मैक्सिमा है, इस सेंट्रल मैक्सिमा की एंगुलर विड्थ, यस, ये कितना गिवन है सर? ये गिवन है 60 डिग्री। इज दैट क्लियर? आप सभी जानते हैं प्यारे बच्चों। तो a sin थीटा है ना, ये पूरा 60 डिग्री है, तो ये जो इसका आधा होगा क्या वो 30 डिग्री हो जाएगा। ये पूरा 2 लैम्डा है भाई, तो ये लैम्डा हुआ ना, तो यहाँ से मेरे पास a sin 30 कितना आ गया प्यारे बच्चों? दिस इज इक्वल्स टू लैम्डा।
ओके तो लैम्डा इज इक्वल टू कितना a/2, ए मुझे गिवन है तो क्या मुझे वेवलेंथ पता लग गई। चलिए क्लियर है बेटे बात। अब ध्यान से समझने वाली बात है, जब आप इंटरफेरेंस करते हैं तो इंटरफेरेंस में फ्रिंज विड्थ क्या होती है सेंट्रल मैक्सिमा की, सर ये होती है लैम्डा d/d। बस हो गया अपना काम, लैम्डा d/d। लैम्डा तो वही है जो हम लोग यहाँ पे प्यारे बच्चों यूज कर रहे थे, बोलो भाई क्लियर है। और बीटा मेरे पास यहाँ से आ जाएगा तो क्या मैं सॉल्व करके इस स्मॉल d की वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो YDSC में जो ये S1 और S2 है, इस S1 S2 के बीच की डिस्टेंस स्मॉल d मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ। ओके तो भाई देख लो अब तुम थोड़ा सा, ये पूरा का पूरा डिफ्रैक्शन यहाँ पे हमने क्लियर किया और फिर डिफ्रैक्शन के बाद ये जो क्वेश्चन था देखो सीधे सीधे इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन का प्यारे बच्चों एक मिक्सचर था। तो आशा करता हूँ सब बच्चों को समझ में आ रहा होगा। चलिए प्यारे बच्चों बढ़ते हैं आगे और करते हैं अगला सवाल। हाँ प्यारे बच्चों चलते हैं पोलराइजेशन की तरफ। A ray of light is incident on the surface of a glass plate at an angle of incidence equal to the Brewster angle। वाओ प्यारे बच्चों ब्रूस्टर एंगल क्या होता है? सर ब्रूस्टर एंगल का मतलब है कि एक अनपोलराइज लाइट, कौन सी लाइट? अनपोलराइज लाइट प्यारे बच्चों जब किसी सरफेस पर आकर के पड़ती है तो जो रिफ्लेक्टेड रे है, कौन सी रे? रिफ्लेक्टेड रे। ये ध्यान रखना, ये एंगल IP यानी कि एंगल ऑफ पोलराइजेशन। हाँ बेटे ये भी पोलराइजेशन। तो जो रिफ्लेक्टेड रे है प्यारे बच्चों, ये रिफ्लेक्टेड रे PPL होती है। ओके और ये वाली सर ये होती है पार्शियल पोलराइज्ड। क्लियर है प्यारे बच्चों? और ये क्या है? UPL। ये है मेरे पास PPL। ओके और एक इम्पॉर्टेंट बात क्या है, ध्यान से समझें, ये वाला जो इनके बीच का एंगल है वो कितने डिग्री होता है? 90 डिग्री का होता है। अब यार ठीक है ये तो समझ में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट सी बात है। अब आपसे यही पूछ भी रहा है यार, म्यू रिप्रेजेंट्स द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास विद रिस्पेक्ट टू द एयर, देन द एंगल बिटवीन द रिफ्लेक्टेड एंड द रिफ्रैक्टेड रे। दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है। सीधे सीधा आंसर कितना जाएगा? 90 डिग्री। क्वेश्चन में अगर ये पूछ ले कि जो रिफ्लेक्टेड रे है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर प्लेन में है या प्लेन के परपेंडिकुलर है, फिर आपको NCERT देखनी पड़ जाएगी, क्योंकि ये डायग्राम एक्चुअल में प्यारे बच्चों सही नहीं है। जो रिफ्लेक्टेड रे होती है उस रिफ्लेक्टेड रे में जो वेक्टर्स होते हैं प्यारे बच्चों, अगर आप NCERT उठा करके देखेंगे वो इसके प्लेन के परपेंडिकुलर होते हैं। ये वाला सही डायग्राम है किसका? PPL का। सो दैट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये भी PPL प्लेन पोलराइज, ये भी प्लेन पोलराइज्ड है, लेकिन प्यारे बच्चों इसके अंदर जो वेक्टर है वो इसके प्लेन में है और इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है प्यारे बच्चों वो इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है। इज दैट क्लियर? ओके तो ये हमें ध्यान रखना है। बाकी इनके बीच का एंगल तो कितने डिग्री होगा? 90 डिग्री ही होने वाला है। और ब्रूस्टर एंगल का रिलेशन क्या होता है भाई? सर ब्रूस्टर एंगल का जो रिलेशन होता है दैट रिलेशन दैट IP इज इक्वल्स टू, हाँ बेटे, tan इनवर्स म्यू। दिस इज द रिलेशन एक्चुअली। चलिए बच्चों बढ़ते हैं आगे और करते हैं अगला सवाल। हाँ बेटा अगला क्वेश्चन देखें। व्हेन एन अनपोलराइज्ड लाइट ऑफ इंटेंसिटी I0 इज इंसिडेंट ऑन ए पोलराइजिंग शीट, द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट विच डज नॉट गेट ट्रांसमिटेड। भाई सबसे पहले तो प्यारे बच्चों इसके लिए आपको पोलराइड पता होना चाहिए, है ना। इस तरह के क्रिस्टल होते हैं जिनकी ये एक्सिस होती है और इनके एक्सिस पर प्यारे बच्चों ये जो लाइट है, कौन सी लाइट? ये एक अनपोलराइज्ड लाइट आती है। माना इसकी इंटेंसिटी कितनी है बेटे? I0। तो सबसे पहली बात आप ध्यान रखें, ये जो अनपोलराइज्ड लाइट है जब ये इससे पास होती है तो इससे पास होने पर ये बन जाती है प्यारे बच्चों प्लेन पोलराइज्ड लाइट। और ये जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट है प्यारे बच्चों इसकी इंटेंसिटी होती है I0/2। ये हमें ध्यान रखना है ना। कैसे आती है इसका एक बहुत सिंपल सा रीज़न होता है, जो cos थीटा होता है, cos स्क्वायर थीटा, इसकी एवरेज वैल्यू कितनी होती है? हाफ होती है। क्लियर है ना। तो उसके हिसाब से ये रिजल्ट आ जाता है I0/2। तो हमें याद रखना है कि भाई अगर ये कोई भी UPL एक बार इससे क्रॉस होगी तो ये अब I0/2 होगा। अब सोचो अगर मैं इसके सामने एक और क्रिस्टल रख दूं और इस क्रिस्टल की एक्सिस ये रही प्यारे बच्चों, जो कि थीटा एंगल बना रही है। ध्यान से सुनिएगा, ये जो वेक्टर है वो ऐसे है और क्रिस्टल की एक्सिस प्यारे बच्चों ऐसे है। तो अब जो यहाँ से जो आउटपुट होगी, बाहर आने वाली लाइट होगी, उसकी इंटेंसिटी अकॉर्डिंग टू द, इसे बोलते हैं मेलस लॉ, दैट वुड बी सिंपली यस IP cos स्क्वायर थीटा प्यारे बच्चों।
थीटा किस किस के बीच का एंगल है, इन वेक्टर्स और इस क्रिस्टल की एक्सिस के बीच का एंगल क्या है, ये है। तो बस हमें तो इतना ध्यान रखना है कि पहली बार जब यूपीएल से पीपीएल यानी कि प्लेन पोलराइज बनेगी तो इसकी इंटेंसिटी आधी रह जाएगी, क्लियर है, ये एवरेज इंटेंसिटी होती है, और इसके बाद कुछ ऐसा होगा। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात प्यारे बच्चों, इसके अंदर ये जो आपकी बाहर लाइट इस तरह से आ रही है, अब बाहर के लिए वेक्टर क्या होंगे, तो ये जो आपके क्रिस्टल की एक्सिस ऐसे थी, तो अब ये जो लाइट ऐसे आ रही थी, अब ये लाइट प्यारे बच्चों आपको ऐसे दिखाई देगी। ये भी अपने को प्यारे बच्चों ध्यान रखना है, समझ में आया, क्योंकि बाकी सारे वेक्टर एब्जॉर्ब हो जाएंगे, केवल इस डायरेक्शन में मुझे अब जो आई डैश है वो प्यारे बच्चों ऑब्टेन्ड हो जाएगी। ये अपना मेलस लॉ कहलाता है। तो पहले तो ये बताओ, जो ट्रांसमिटेड लाइट हुई क्या वो I0/2 है, तो इसका मतलब जो ट्रांसमिट नहीं हुई वो क्या है, वो भी तो I0/2 होगी, जो ये एब्जॉर्ब हो जाएगी। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ व्हेन एन अनपोलराइज ऑफ इंटेंसिटी I0 इज इंसिडेंट ऑन ए पोलराइजिंग शीट, द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट विच डज नॉट गेट ट्रांसमिटेड इज, यस, दैट इज सिंपली I0/2। इज दैट क्लियर? तो प्यारे बच्चों आशा करता हूँ ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। पोलराइजेशन ही प्यारे बच्चों एक ऐसा फिनोमिना है लाइट का जो ये बताता है कि जो लाइट है, इस लाइट की नेचर क्या है। लाइट की नेचर प्यारे बच्चों ट्रांसवर्स है, क्योंकि साउंड वेव्स पोलराइजेशन शो नहीं करती हैं। साउंड वेव पोलराइजेशन शो नहीं करती हैं, इसीलिए साउंड वेव ट्रांसवर्स नहीं है बल्कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं। क्लियर है? तो छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं जिनका हमें प्यारे बच्चों क्या करना है, ध्यान रखना है। आइए बढ़ते हैं और करते हैं अगला सवाल। ध्यान रहे, एक बार इससे पास होने के बाद ये पोलराइजर कहलाता है प्यारे बच्चों, ये एनालाइजर कहलाता है ना। और एक बार पास होने के बाद जो आईपी है वो कितना होगा, I0/2 होगा। चलिए करते हैं अगला सवाल। प्यारे बच्चों, आपको वीडियो अगर पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और साथ ही साथ उन ज़रूरतमंद बच्चों को इसके बारे में ज़रूर इन्फॉर्मेशन दें जिनको इसकी कहीं ना कहीं आवश्यकता है। मैं जानता हूं आपका दिल बहुत अच्छा है, आप भी दूसरों के बारे में शायद उतना ही सोचते हैं जितना ये मोशन की टीम सोच रही होगी। तो प्यारे बच्चों, इसलिए इन लेक्चर्स के जो भी लिंक्स हैं वो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। विश्वास कीजिए, जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे उतना ज़्यादा आप लोगों का प्यार, स्नेह, लाइक और कमेंट्स के माध्यम से हमें प्राप्त होगा, जिससे मोशन की टीम मोटिवेटेड होगी और हम लोग दिन रात बहुत ऊर्जा के साथ प्यारे बच्चों आपके साथ काम करेंगे। A beam of unpolarized light of intensity I0 is passed through a polaroid A and through another polaroid B, which is oriented so that its principal plane makes an angle of 45 degree relative to that of A, that the intensity of the emergent light। शानदार सवाल है प्यारे बच्चों, आइए फटाफट से ध्यान से देखते हैं। हाँ जी, ये रही I0, सबसे पहले यहाँ से ये रहा आपका पोलराइड। इज दैट क्लियर? ये पोलराइड है प्यारे बच्चों, I0 पास कर रहे हैं पोलराइड से, फिर कर रहे हैं दूसरे पोलराइड से, विच इज़ ओरिएंटेड सो दैट इट्स प्रिंसिपल एंगल मेक्स एन एंगल ऑफ 45 दैट विद A। यस, यानी कि सर जी यहाँ से ये कितने डिग्री पर है प्यारे बच्चों, 45 पर है। बिना दिमाग लगाए बाहर कितने से आएगी सर, ये आ जाएगी I0/2 से। क्लियर है? अब सोचो बेटे, एंगल थीटा कितना दे रखा है, 45 डिग्री। तो यहाँ से अब ये जो लाइट मेरे पास आएगी, क्या ये IP cos स्क्वायर 45 होगी? तो भाई IP कितना है सर, दिस इज I0 यस बाई 2, और cos स्क्वायर 45 कितना आ गया प्यारे बच्चों सर, ये 1/2। तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा, I0/4 आ जाएगा। क्लियर है प्यारे बच्चों? तो मैं कह सकता हूँ कि जो मेरा आंसर है वो होगा I0/4, दैट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आइए प्यारे बच्चों एक क्वेश्चन इसके ऊपर और करते हैं। हाँ प्यारे बच्चों, देखो कितनी मेहनत करवा रहा है आपसे, सवाल बिल्कुल बेसिक्स है लेकिन देखो कनेक्शन कितना जोरदार है। टू बीम A and B of plane polarized light with mutually perpendicular planes of polarization are seen through a polaroid. Okay, from the positions when the beam A has maximum intensity, the beam B has zero intensity. प्यारे बच्चों, आपको ये बात अच्छे से पता होनी चाहिए कि जब हम लोग किसी पोलराइड से किसी पोलराइज लाइट को देखते हैं, मान लो मैं तुमसे कह रहा हूँ यार एक प्लेन पोलराइज लाइट प्यारे बच्चों ऐसे है। ओके, अब सोचो मैं इसको ऐसे किसी पोलराइड से देख रहा हूँ, तो प्यारे बच्चों जब मैं इसको पोलराइड से देखूंगा तो पोलराइड से देखने पर ये आपको मैक्सिमम इंटेंसिटी दिखाई देगी इस प्लेन में। क्लियर है? दूसरा आपसे कह रहा है दूसरे वाली के जो वेक्टर्स हैं वो ऐसे हैं, लाइक दैट।
तो जब आप सोचो इसको इसी से देखोगे, इसका ओरिएंटेशन तो यही है ना, तो इसके ओरिएंटेशन पे क्रॉस कर गई तो प्यारे बच्चों इस केस में जो इंटेंसिटी होगी वो जीरो हो गई। इसका मतलब ये वाली कौन सी थी सर, ये आई ए थी, और ये कौन सी थी बेटे, ये थी आई बी। अब आपसे कह रहा है मैंने इस पोलराइड को कितने एंगल पे रोटेट किया, मैंने इस पोलराइड को प्यारे बच्चों किसी एंगल थीटा इज इक्वल्स टू, हाँ जी, कितने डिग्री पर रोटेट किया, 30 डिग्री पर रोटेट किया। तो यार सोचो अगर ये 30 डिग्री हुआ तो जब मैं यहाँ मेलिस लॉ लिखूंगा, अब जो इंटेंसिटी मेरे पास आएगी आई ए डैश, दैट आई ए डैश इज दिस आई पी, क्योंकि ये तो पोलराइज्ड ही है, आई ए कॉस स्क्वायर प्यारे बच्चों 30 डिग्री आएगी, क्योंकि वेक्टर की डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप ध्यान से देखें इसके वेक्टर्स ऐसे हैं, ऐसे लाइक दैट, तो इसका प्लेन कैसे है, इसका प्लेन है ऐसे, तो इनके बीच का एंगल 30 डिग्री हो गया। अब सोचो अगर मैंने इसको भी कितने डिग्री पर घुमाया, इसको भी 30 डिग्री पर घुमाया, तो इसमें तो वेक्टर इधर है, तो यानी कि जो एंगल होगा इसका एंगल कितने डिग्री हो जाएगा प्यारे बच्चों, सर इसके इलेक्ट्रिक वेक्टर का एंगल तो इसके प्लेन से 60 डिग्री होगा, तो इसके लिए 30 नहीं बल्कि 60 ले लेंगे। तो यहाँ से जो आई बी डैश होगा, हो गया सवाल, हाँ जी, दैट इज आई बी कॉस स्क्वायर 60 डिग्री। क्या बेटे बात समझ में आ रही है ना सब बच्चों को, क्लियर है ना भाई, बस हो गया अपना तो काम। अब आई ए आई बी का क्या पूछ रहा है प्यारे बच्चों, रेशियो पूछ रहा है, एंड अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस टू आर इक्वल, यस, दैट आई ए डैश इज इक्वल्स टू आई बी डैश। तो बेटे दोनों को इक्वेट कर देंगे, तो यहाँ से मेरे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, आई ए और आई बी की वैल्यू 1:3 आ जाएगी। क्लियर है प्यारे बच्चों, आइए करते हैं इसके ऊपर एक और शानदार सवाल। तो देखिए प्यारे बच्चों करते हैं आज का आखिरी सवाल। अनपोलराइज्ड लाइट ऑफ इंटेंसिटी आई पासेस थ्रू एन आइडियल पोलराइज्ड ओके ए, अनदर आइडेंटिकल पोलराइज्ड बी इज प्लेस्ड बिहाइंड ए। फिर आपसे कह रहा है द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट बियॉन्ड बी इज फाउंड टू बी I/2, इज दैट क्लियर। नाउ अनदर आइडेंटिकल पोलराइज्ड सी इज प्लेस्ड बिटवीन ए एंड बी, तो आपसे कह रहा है द इंटेंसिटी बियॉन्ड बी इज नाउ फाइंड टू बी I/8, क्लियर है ना। तो प्यारे बच्चों मैं आपको बताऊं, देखो कितना आसान सा सवाल है लेकिन इतना कंफ्यूज कर दिया है उस कम टाइम में, तो सोचो इस तरह के क्वेश्चंस की आपकी प्रैक्टिस प्यारे बच्चों होनी चाहिए। जेईई मेंस 2018 में पूछा गया सवाल है, क्या होगा इसका आंसर, चलिए फटाफट से सॉल्व कीजिए। चलिए मैं इसका सॉल्यूशन आपको प्यारे बच्चों बताता हूँ, क्या क्वेश्चन में कहा गया है, एकदम समझ में आने वाला है। ये है ए, ये है प्यारे बच्चों बी, पहले ए के सामने रखा तो आई का I/2 आ गया। आप सभी जानते हैं, इतनी देर से पढ़ रहे हैं कि भाई ये अनपोलराइज्ड है, तो उसको पोलराइज लाइट में कन्वर्ट किया और ये I/2 आ गया। अब सोचो अगर यहाँ पर B के रखने पर I/2 ही दिख रहा है, तो इसका मतलब ये दोनों के जो प्लेन है प्यारे बच्चों वो पैरेलल है, यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि जो इलेक्ट्रिक वेक्टर है प्यारे बच्चों, ये देखिए ये जो इलेक्ट्रिक वेक्टर आपके यहाँ पे दिख रहे हैं, ये इलेक्ट्रिक वेक्टर ही तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब ये दोनों के जो प्लेन है वो एक दूसरे के प्यारे बच्चों पैरेलल है। अब कह रहा है इसके बीच में सी को रख दिया गया है। अब सोचो अगर इसके बीच में सी को रखा गया है तो सी को रखने पर अब बी के बाद जो इंटेंसिटी है वो I/8 आती है। दिस इज द क्वेश्चन एक्चुअली। तो आपसे ये बताना है कि ये कितने एंगल थीटा पर प्यारे बच्चों प्लेस्ड किया गया होगा। तो सोचो अगर ये किसी एंगल थीटा पर प्लेस्ड किया गया है तो यहाँ से जो वेक्टर्स आ रहे होंगे ये वाले, क्या ये कुछ ऐसे आ जाएंगे, क्या बेटे बात क्लियर है। और सोचो अगर ये ऐसे आ जाएंगे तो अब जो इंटेंसिटी होगी क्या वो इसका कॉस स्क्वायर थीटा होगा, हम सभी जानते हैं। अब सोचो ये रे ऐसे आ रही है, ये ऐसे, तो इसका प्लेन कैसे है पोलराइज का, यानी कि जो पोलराइड आपको दिया है क्या इसका प्लेन अब ऐसे है, वेक्टर ऐसे आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो वेक्टर्स हैं, ध्यान से समझिएगा प्यारे बच्चों, ये फिर इस थीटा एंगल पर आ रहे होंगे, यानी कि अब जो मुझे ट्रांसमिटेड लाइट मिलेगी क्या उसके प्लेन कुछ वेक्टर कुछ इस तरह के होंगे। और आप सभी जानते हैं एक बार पोलराइजेशन प्यारे बच्चों यहाँ हुआ, सोचो अब ये ऐसे जा रहा है, क्या इसकी एक्सिस अभी ऐसे ही है, क्योंकि ये दोनों की एक्सिस तो सेम ही थी ना, तो इसकी एक्सिस भी तो ऐसे ही हुई। तो थीटा देखो ऐसे बना, ऐसी थीटा बना, तो प्यारे बच्चों ये वेक्टर्स हैं, ये इसका प्लेन है, तो एंगल फिर देखो थीटा हुआ, यानी कि फिर एक बार पोलराइजेशन हुआ। अब क्या होगा, जो इंटेंसिटी इसकी होगी क्या उसका कॉस स्क्वायर थीटा होगा मेलिस लॉ से, बस हो गया मेरा काम। तो I/2 कॉस स्क्वायर थीटा का कॉस स्क्वायर थीटा, और ये किसके बराबर है प्यारे बच्चों, क्या ये I/8 के बराबर है। सॉल्व करेंगे तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी प्यारे बच्चों, 45 डिग्री आ जाएगी।
तो प्यारे बच्चों साउंड वेव और वेव ऑप्टिक्स एक बड़ा चैप्टर था, लेकिन मैंने कोशिश की कि काफ़ी चीज़ें प्यारे बच्चों आपकी कवर की जाएं। ट्यून रहिए, धीरे धीरे आगे बढ़ते रहिए। अगर आप कनेक्टेड रहेंगे तो कहीं ना कहीं आपको 100% प्यारे बच्चों इसका बेनिफिट मिलेगा। थैंक यू वेरी मच। प्यारे बच्चों, अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहे हैं और मैं आपसे कहता हूं कि आपको लग रहा है कि ये टॉपिक भी सर से ही पढ़ना है और आप उसके लिए कोई आपकी क्यूरी है या कोई भी आपके किसी भी तरह का प्रॉब्लम है, तो आप इस टोल फ्री नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर है 18002121 1800212799 1821 799 18002121 799।